नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव 2020 में जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त हैं उनके क्या दायित्व हैं। तो इस वीडियो के अंदर शॉर्ट नोट के रूप में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि उनकी मेन ड्यूटीज़ क्या हैं। आप ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इसके अलावा इस वीडियो के साथ चल के आप उन सारी चीज़ों को पुनः अपडेट्स कर लें। तो मेरा निवेदन है कि सभी तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अगले वीडियो में सभी तरह के प्रपत्र भरने की प्रक्रिया को भी समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं जो पीआरओ हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अपडेट्स की। जो नए चेंजिंग हुए हैं, यानी अभी जो सरपंचों के चुनाव हुए हैं उसके पश्चात तुरंत पश्चात जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि जो अमिट स्याही लगाई जाती है, इसके संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो एक रूपता तय करके और स्याही कौन सी अंगुली पर लगाई जाए ये तय किया है। तो हो सकता है अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह के नियम तय किया हूँ। मैं बात करूँ झुंझुनू ज़िले की, तो यहाँ तय किया है जिला निर्वाचन अधिकारी ने, दाएं हाथ की तर्जनी है उस पे स्याही लगाई जाएगी, अमिट स्याही। क्योंकि सरपंचों के चुनाव में बाएं हाथ की तर्जनी पे लगी थी, तो हो सकता है वो स्याही अभी भी हो, इसीलिए ये निर्णय लिया कि दाएं हाथ की तर्जनी पर लगे। वैसे ये झुंझुनू ज़िले की बात कर रहा हूँ, बाकी सभी चीज़ें सबके लिए समान हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात रही है वो समय की है। समय सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। सरपंचों का जो चुनाव था वो 5:30 बजे तक था। ये जो चुनाव है 5 बजे तक रहेगा, सुबह 7:30 से लेके 5 बजे तक। और ईवीएम लगेगी इसमें दो, एक तो जिला परिषद के लिए और एक पंचायत समिति के लिए। जिला परिषद के लिए जो ईवीएम लगेगी और आप सामग्री लेंगे तो ध्यान रहे उसके ऊपर जो सभी टैग हैं वो पीले रंग के होंगे, और पंचायत समिति की जो ईवीएम होगी उसके ऊपर जो टैग हैं वो नीले रंग के। परपत्र भी नीले रंग का रहेगा, जिला परिषद पे जो परपत्र लगा रहेगा ऊपर वो भी पीले रंग का होगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कार्मिक चुनाव ड्यूटियों में रहेंगे उनके लिए डाक मत पत्रों की व्यवस्था इस बार इस चुनाव में रहेगी। तो ये भी सभी कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है कि वो चुनाव में जाते हैं तो वो अपना मत का प्रयोग डाक मत पत्रों की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें, जब आप सामग्री प्राप्त करते हैं तो उस समय आप जिन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, तो उसमें एक तो आप ईवीएम जब लेते हैं तो इसमें 2 बीयू मिलेंगी और एक आपको 2 सीयू मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें बीयू के अंदर जो स्लाइड स्विच है उसको देख लें, उसकी पोजीशन जो है, अगर एक ही लगना है तो एक है या 2 लगने हैं बीयू तो वहाँ पर 1 2 2 बीयू आपको मिल रही हैं। इसके अलावा बीयू की जो बटनों की अनमास्किंग है, यानी कितने कैंडिडेट हैं उतने ही बटन जो हैं खुले हैं, ये आप ज़रूर देख लें वहाँ। इसके अलावा जो पेपर शीट ले रहे हैं, आपके टेक ले रहे हैं, निवेदित मत पत्र हैं, जो अमिट स्याही है, मतदाता सूचियां ले रहे हैं, उन सभी को आप चेक करें। विशेषतः आप जो मतदाता सूची की जो चिन्हित प्रति है उसको आप देख लें, उसके ऊपर आरओ के हस्ताक्षर हैं, सभी पन्ने हैं, जो डाक मत पत्र इश्यू हुए हैं उनके आगे लिखा हुआ है डाक मत पत्र, एएचडी लिस्ट, इसके अलावा टोटल वोट, ये सारी चीज़ें आप देख लें। ये सारी सामग्री आप प्राप्त करके आप अपने पोलिंग स्टेशन पहुँचें तो आप बूथ का जो लेआउट है वो भी आप तैयार कर लें जाते ही। तो इसमें 2 ईवीएम लगेंगी, इस हिसाब से आप वहाँ का जो पूरा प्रारूप है वो आप तैयार कर लें। इसके बाद में मॉर्निंग में जब एजेंट्स की नियुक्ति से अपना काम प्रारंभ हो जाएगा, तो एजेंट्स की नियुक्ति जब करते हैं तो ये ध्यान रहे कि एजेंट्स की नियुक्ति का जो प्रारूप 9 होता है ये 2 प्रतियों में आप लें, ठीक है, 2 प्रतियों में लेना होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखें कि यहाँ पर एजेंट्स का कोई रिलीवर नहीं होता है, स्वयं अभ्यर्थी जो है उसको ही वो ही आके उसको रिलीव कर सकता है। अगर ज़्यादा एजेंट्स होते हैं तो उनकी बैठक व्यवस्था जो है वो
आपके पार्टियों के हिसाब से तय की जाती है, यानी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके एजेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद में निर्दलीय जो एजेंट्स हैं उनको लिया जाएगा। इस तरह से एजेंट्स की नियुक्ति के समय आप जो वो प्रपत्र लेके आ रहे हैं उसमें हो सकता है इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर हों या स्वयं कैंडिडेट के। जो इलेक्शन एजेंट होता है इस चुनाव में, तो उसके हस्ताक्षर के लिए भी आपको प्रारूप 8 जो है उसमें हस्ताक्षरों के नमूने जो है आपको दिए जाते हैं, तो उसकी कॉपी से भी आप पोलिंग एजेंट्स का जो प्रारूप 9 है उसको आप मिलान कर सकते हैं। ये होने के पश्चात आप मॉक पोल करवाते हैं। ठीक है, मॉक पोल जो आप सुबह 6:30 बजे प्रारंभ करने का प्रावधान है, लेकिन एजेंट्स नहीं पहुंचते हैं तो 10 मिनट आप इंतज़ार करें। और दोनों ईवीएम में मॉक पोल आपको करना, ये ध्यान रहे, 2 ईवीएम है आपके पास जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए, दोनों ईवीएमों में मॉक पोल आपको करना है। मॉक पोल के लिए 50 वोट का प्रावधान नहीं है। आप प्रत्येक कैंडिडेट नोटा सहित को कम से कम 1 वोट देते हुए मॉक पोल आप करवाएंगे। मॉक पोल के लिए जो पर्चियां जारी होती हैं उनके पीछे जो है आप मोहर भी लगाते हैं। ठीक है, उनके पीछे मोहर लगाई जाएगी। मॉक पोल होने के पश्चात मॉक पोल का सर्टिफिकेट भी बनाया जाएगा, और मॉक पोल का सर्टिफिकेट दोनों मशीनों के लिए 2 तैयार अलग अलग तैयार होगा, यानी मॉक पोल सर्टिफिकेट आपको 2 तैयार करने होंगे। और ध्यान रहे कि मॉक पोल के लिए जो पर्चियां जारी होती हैं, जिला परिषद की जो ईवीएम में मॉक पोल करवाते हैं तो पीले रंग की पर्चियां जारी करेंगे, और पंचायत समिति की मशीन में मॉक पोल कर रहे हैं तो नीले रंग की पर्चियां आप जारी करेंगे, उनको इकट्ठा रखेंगे, उनको अलग से जमा करवाया जाएगा। मॉक पोल के पश्चात आप सीआरसी करना न भूलें। ठीक है, बार बार कहा जाता है सीआरसी आप मॉक पोल के पश्चात यानी मशीन को क्लियर कर दें, उसके पश्चात ही आप पोलिंग जो है वो प्रारंभ करें। अगर ईवीएम खराबी की बात करें, उसमें मॉक पोल में बाय द वे खराब हो जाती है, तो मान लीजिए सीयू खराब हो गई तो पुनः मॉक पोल करना होगा। बीयू खराब हुई है तो कोई मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। अगर पोलिंग में बाय द वे मशीन खराब हो जाती है, पूरा सेट अगर बदलना पड़ता है, तो उस टाइम में पुनः आपको मॉक पोल करवाना होगा। उस समय आपको एक एक जो है वोट डाल के आप मॉक पोल करवा लें। ठीक है, उस स्थिति में आपको एक नया मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करना होगा। इसके पश्चात आप मशीनों की सीलिंग का काम करेंगे। ठीक है, मशीनों की सीलिंग में जो भी प्रपत्र लगते हैं, जो आपके स्टिप सील है, आपके पिंक पेपर सील है, सभी पे आप अपने हस्ताक्षर और एजेंट्स के हस्ताक्षर जो है कर लें। आप पहले से तैयार रखें आप, और उसके पश्चात आप सीलिंग का काम प्रारंभ करें। इसके पश्चात जब सीलिंग हो जाती है तो आप अपने निर्धारित समय यानी 7:30 बजे आप ईवीएम को यानी सीयू को जो है ऑन करके मतदान प्रारंभ करेंगे, और मतदान प्रारंभ करने की घोषणा का जो प्रपत्र है वो आप फिल करेंगे। पंचायत समिति की ईवीएम के लिए अलग घोषणा का प्रपत्र तैयार करेंगे, और जिला परिषद के लिए यानी मतदान प्रारंभ की घोषणा के जो पत्र हैं 2 प्रतियों में तैयार होंगे, जिला परिषद के लिए अलग, पंचायत समिति के लिए अलग। इसके पश्चात आप एक काम और कर लें, एक वोट डलने के पश्चात आप टोटल जरूर चेक कर लें। बाय द वे अगर किसी से कोई मानवीय त्रुटि की वजह से ये हो गया, सीआरसी न हो पाई, तो एक वोट डला है उस समय आप एक बार पीआरओ के नाते आप टोटल चेक कर लें। इससे आप संतुष्ट हो जाएंगे कि मशीन के अंदर एक वोट है, यानी सीआरसी हमने कर ली थी। ठीक है, इसके बाद में पूरे दिन भर आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाएं। ठीक है, और साथ में कोविड गाइडलाइन की पालना भी आप करते रहें। कोविड गाइडलाइन जो भी है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग करवाना, कर्मचारी मास्क लगाएंगे। अगर कोरोना पॉजिटिव कोई वोट देने आता है जिसकी लिस्ट संबंधित बीसीएमओ द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, तो वो बीसीएमओ की जो टीम होती है उसके साथ वो वोट डालने आता है, और उसकी पहचान जो है वो संबंधित मेडिकल स्टाफ है वो ही सुनिश्चित करता है। उसका पीपी किट उतारा नहीं जाता है, और उसके हस्ताक्षर नमूने नहीं लिए जाते हैं, उसके स्याही भी नहीं लगाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रहे। और इनके मतदान के लिए एक
अलग से दिशा निर्देश है, इनका मतदान जो है अंत में करवाया जाता है। ठीक है, इसका एक अलग से प्रारूप है, वो भी आपको भर के सामग्री के साथ जमा करवाना होता है। दिव्यांग अगर कोई मतदाता आता है तो उसकी मदद पीआरओ करेगा। ध्यान रहे, दिव्यांग मतदाता की मदद के लिए अलग से कोई यानी सहायक नहीं रहेगा, पीआरओ जो है वही मदद करेगा। और दिव्यांग मतदाता की स्थिति में जो रजिस्टर 2 नंबर के पास रहता है उसमें वो टिप्पणी लिखेगा। इसके अलावा 1 नंबर जो है वो डबल ए के रूप में अपने सूची के अंदर उसको चिन्हित करेगा। अगर बीच में कोई चैलेंज की स्थिति आती है, कोई वोट चैलेंज यानी उस समय उसको निवेदित मतपत्र जारी करना पड़ता है, तो उसकी संपूर्ण कार्रवाई जो है आप करेंगे। ठीक है, चैलेंज वोट या निवेदित मतपत्र बोलें जिसको, इसमें कोई फीस नहीं है। जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा में फीस का प्रावधान है, इसमें फीस का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसकी संपूर्ण कार्रवाई जो है पीआरओ करेगा। चैलेंज की स्थिति में 1 नंबर का जो पीओ होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है आपके पास। वो संपूर्ण कार्रवाई सभी तरह के प्रपत्र आप फिल करेंगे और उसका वोट जो है और एक सील बंद लिफाफे में उसको पैक करेंगे। ये चीज़ भी आप करते रहें। इसके बाद में आप जो काम चल रहे हैं बीच में समय पर जो भी गेट के अंदर आ गए हैं मतदाता, उन सभी को मतदान करवाना है। निर्धारित समय 5 बजे तक जो भी मेन गेट के अंदर इंटर हो जाते हैं उनको मतदान करवाना। और उस स्थिति में आप उनको पर्चियाँ जारी करते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। पर्चियाँ जारी करेंगे, अंतिम से लेके प्रथम तक जो उनको नंबर देते हुए पर्चियाँ जारी करेंगे। इसके पश्चात मतदान समाप्ति की घोषणा। ठीक है, मतदान समाप्ति की घोषणा का जो प्रारूप है, इस पे सभी एजेंट्स के साइन, जैसे आप मतदान प्रारंभ की घोषणा करते हैं ऐसे ही समाप्ति की घोषणा, इस पे सभी एजेंट्स के साइन होते हैं और आपके साइन होते हैं। ये दोनों ईवीएम के लिए अलग अलग तैयार होंगे, ये भी ध्यान रहे। और उसके पश्चात आप ईवीएम को क्लोज करेंगे और इसके साथ इससे पहले आप टोटल ज़रूर देख लें। ठीक है, दोनों मशीनों में आप टोटल देख लें। इसके साथ साथ आप जो भी सीलिंग का काम होगा, उस सीलिंग पे जो भी टैग्स प्रयुक्त होती हैं उन पे एजेंट्स के हस्ताक्षर करवाएंगे, ईवीएम को सीलिंग कर दें। ठीक है, ये जो संपूर्ण कार्य है ये आप करेंगे। इसके अलावा आप प्रत्येक 2-2 घंटे में जो भी आपको सूचना मुहैया करवानी पड़ती है उच्च स्तर पर या आपकी डायरी के लिए, तो उसके लिए आप दोनों ईवीएम जो हैं उनसे टोटलिंग आप देखते रहें। इसके अलावा जो 2 नंबर के पास रजिस्टर है उसका अंतिम सीरियल भी देखते रहें। उसके साथ P3 और P4 के पास ईवीएम भी है और पर्चियाँ हैं, उन सभी को भी देखते रहें। इतनी सारी चीज़ों से पुष्टि के पश्चात आप ये कन्फर्म रहें कि टोटल जो है इतना वोट चल रहा है। इसके बाद में आप जो है अन्य काम करेंगे। सीलिंग का आप काम कर चुके हैं। मतदाता रजिस्टर की लास्ट लाइन में आप साइन कर दें, राउंड लगा के जो भी लास्ट संख्या रही है, जो भी संख्या उसमें इंटर होती है उसमें संबंधित P2 अपने हस्ताक्षर करता है। आप भी वहाँ पर अंतिम जो डिजिट है उसके ऊपर राउंड लगा के अपने हस्ताक्षर कर दें। पीआरओ डायरी जब तैयार करते हैं तो उस डायरी में 1-2 के भी हस्ताक्षर आप करवा लें। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अंत में आप जो भी लिखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाया, ये सारी लाइनें जो है लिख के आप रवाना के लिए आप तैयार होते हैं। इसके साथ जो प्रारूप 14 है, जो अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपियां आप बनाएंगे। एजेंट्स को भी उसकी कॉपी देंगे। एजेंट्स को उसकी कॉपी देना अनिवार्य है। सभी तरह के लिफाफे हैं उनकी सीलिंग करें। लिफाफों के अंदर जो चपड़ी लगाने का कार्य है वो मेन जो उसका मुंह है उसको छोड़ते हुए अन्य स्थानों पर आप शाम को ही लगा सकते हैं। जिनको सील करना है उनके लिए है। और आप सारा जो काम करने के पश्चात संपूर्ण सामग्री को व्यवस्थित करने के पश्चात आप रवानगी अपने पूरे दल के साथ आप रवानगी करेंगे। अब आप जो सभी मतदान अधिकारी हैं उनकी ड्यूटीज़ को भी थोड़ा थोड़ा आप समझ लें।
वैसे उन्होंने इन ड्यूटीज़ को समझ रखा है। मैंने एक वीडियो भी प्रस्तुत किया था, अगर वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ, उसको भी आप ज़रूर देख लें। P1 जो होता है वो पहचान करता है मतदाता की, जो भी मतदाता इंटर हुआ है उसकी पहचान, जो भी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होते हैं उनके साथ पहचान, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो पीआरओ के पास ट्रांसफ़र होता है। और रजिस्टर में जो भी एंट्रियाँ करनी है, महिला के लिए एंट्री है, आपके थर्ड जेंडर के लिए एंट्री है, दिव्यांग के लिए एंट्री है, ईपिक लाया उसके लिए है, अन्य जो कोई आपके पहचान दस्तावेज लाया उसकी एंट्री, सभी जो एंट्रियाँ हैं वो करेगा। इसके पास चिन्हित मतदाता सूची होती है। आप स्टैटिक्स से संबंधित सारे प्रपत्र तैयार करने के लिए P1 की जो चिन्हित मतदाता सूची है उसको आप प्रयोग में लें। P2 जो होता है, PO2 द्वितीय मतदान अधिकारी, ये इसके पास मतदाता रजिस्टर होता है, प्रारूप 12 जिसे बोलते हैं, ये इसके पास रहता है। इसके अंदर सभी तरह की एंट्रियाँ रहती हैं, हस्ताक्षर वगैरह करने का काम है, या दिव्यांग के लिए एंट्री है, अगर किसी ने मतदान देने से मना कर दिया तो उसकी एंट्री भी इसी में आ जाती है। स्याही भी यही लगाता है। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए पर्चियाँ जारी करना, जिला परिषद के लिए पीले रंग की पर्ची और पंचायत समिति के लिए नीले रंग की पर्ची, ये P2 जो है वो जारी करता है। P2 के पास कार्यभार ज़्यादा है, तो आप PRO के रूप में अगर ये उचित समझते हैं कि इनको स्याही का काम है, ये किसी दूसरे 3 या 1 के पास से इसको ट्रांसफ़र किया जाए, तो आप PRO के नाते और उनके कार्यभार को ध्यान में रखते हुए या उनकी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए आप इनको कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इसके बाद में P3 की बात करें तो P3 जो पीले रंग की पर्ची P2 जारी करता है, जो जिला परिषद के लिए है, उसको इकट्ठा करता है और उसके बाद में मतदाता को जिला परिषद का वोट डालने के लिए CU का बैलेट जो है ऑन करता है और उसको वोटिंग कंपार्ट में भेज के और जिला परिषद का वोट डलवाता है। इसके बाद मतदाता जो है वो जाता है आपके P4 के पास। P4 जो है वो नीले रंग की पर्ची जो पंचायत समिति सदस्य के लिए होती है, ये P2 ने जारी की है, उसको इकट्ठा करेगा, एक सुआ रखता है, उसके अंदर ये 3 और 4 जो है इनको एकत्र करते हैं और पर्ची लेने के पश्चात P4 जो है ये पंचायत समिति की जो CU है उसका बैलेट ऑन करके और पंचायत समिति का वोट डालने के लिए मतदाता को वोटिंग कंपार्ट में भेजता है और पंचायत समिति का वोट डलवाता है। ये पंचायत समिति की EVM का प्रभारी होता है। तो ये P1, 2, 3, 4 के जो दायित्व थे संक्षेप में मैंने समझाने का प्रयास किया। तो इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैंने PRO की जो ड्यूटीज़ हैं उनको शॉर्ट नोट के रूप में समझाने का प्रयास किया है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी तक इसको शेयर करें और कोई भी आपका सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। और इसके अलावा आप संबंधित जो साइट है और आपके जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो भी नवीनतम निर्देश आते हैं उनकी आप पालना करें। धन्यवाद। जय हिंद।